आज मैं आपको ये oogenesis पूरा पढ़ाने वाली हूँ। तो सबसे पहले ना आपको ये वाला चार्ट देखना है। यहाँ पे सबसे पहले oogonia है जो कि फीमेल जर्म सेल्स होती है, ये डिप्लॉयड होती है। इसमें फर्स्ट माइटोसिस होता है जिसको हम डिफ्रेंशिएशन कहते हैं, जिसमें नंबर्स में बढ़ जाती हैं। ये डिफ्रेंशिएट कर जाती है प्राइमरी oocyte में। प्राइमरी oocyte, ये सारी चीज़ें फीटल लाइफ में हो रही है। प्राइमरी oocyte में पहला मियोटिक डिवीजन होता है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है डिप्लोटीन 1 स्टेज में, प्रोफेज 1 के। ठीक है, यहाँ पे फीटल लाइफ में ये रुक जाता है। अब फीटस एम्ब्रियो बच्चे का जन्म होता है, तो उसके बाद बर्थ होता है, फिर चाइल्डहुड आती है, फिर प्यूबर्टी आती है। ठीक है, तब तक में ये क्या हमारे पास प्रेजेंट है, प्राइमरी oocyte। ठीक है, तो बचपन में, फीटस में, एम्ब्रियो में तो नहीं, फीटस में और बिफोर प्यूबर्टी प्राइमरी oocyte प्रेजेंट रहता है। ठीक है, प्राइमरी oocyte के बाद जैसे ही प्यूबर्टी आती है, इसमें मियोसिस 1 कंप्लीट होता है। मियोसिस 2 जैसे ही चलने वाला होता है, वो फिर मेटाफेज 2 स्टेज में रुक जाता है मियोसिस 2 के। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte बनता है और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड होता है। यहाँ पे प्राइमरी oocyte और oogonia जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, और सेकेंडरी oocyte जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, मतलब एन वाला होता है, और फर्स्ट पोलर बॉडी भी हैप्लॉइड होती है। अब जैसे ही स्पर्म आता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे कॉन्टैक्ट में आता है जोना पेलुसिडा लेयर के, वैसे ही इसका सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और ऊटेड बन जाता है। ये रिप्रोडक्टिव लाइफ है, अडल्ट की रिप्रोडक्टिव लाइफ, मतलब वो सेक्सुअली एक्टिव है। ठीक है, तो ऊटेड बन जाता है और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। अब इसको अच्छे से समझना है, तो इस अब हम डायग्राम को देखेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte के आसपास ग्रैनुलोसा सेल कलेक्ट हो जाते हैं, और इसीलिए हम इसको प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte होता है। ठीक है, अब प्राइमरी फॉलिकल के अंदर और भी बहुत सारे ग्रैनुलोसा सेल कलेक्ट हो जाते हैं और एक थीका बन जाता है। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। इसके अंदर भी प्राइमरी oocyte ही होता है। अब हमारे पास एक एंट्रम आ जाता है, फ्लूइड फिल्म कैविटी या स्पेस, एंड थीका डिफ्रेंशिएट कर जाता है थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में। इसको हम कहते हैं टर्शरी फॉलिकल, जिसके अंदर प्राइमरी oocyte नहीं, अब सेकेंडरी oocyte आता है, मतलब कि प्यूबर्टी के टाइम पे टर्शरी फॉलिकल बनता है। प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल प्यूबर्टी से पहले रहते हैं, एंड टर्शरी फॉलिकल जो होता है वो प्यूबर्टी के बाद बनता है, जिसमें थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना और सेकेंडरी oocyte रहता है। ये मैंने कैसे बताया कि ये प्यूबर्टी के बाद बनता है, ये इसमें सेकेंडरी oocyte बन रहा है। सेकेंडरी oocyte हमेशा प्यूबर्टी के बाद बन रहा है। देखो, प्यूबर्टी के बाद बनता है सेकेंडरी oocyte। अब सिंस प्यूबर्टी आ चुकी है, इसमें सेकेंडरी oocyte बन चुका है, ग्राफियन फॉलिकल भी बन जाता है। इसमें भी सेकेंडरी oocyte होता है, ये मैच्योर हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। एंड सेकेंडरी oocyte में सेकेंड माइटोसिस नहीं होता, मतलब सेकेंडरी oocyte में सेकेंड माइटोसिस सस्पेंडेड फॉर्म में होता है। कौन से स्टेज में, मेटाफेज 2 में। अब ये ऊटेड या oocyte, ऊटेड कह रही हूँ, ओवम या oocyte, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। सिर्फ सेकेंडरी oocyte नहीं होता, इसमें ग्राफियन फॉलिकल जब ये बन रहा होता है ना, तो सेकेंडरी oocyte के अराउंड कुछ लेयर्स बन जाती है, जैसे जोना पेलुसिडा की लेयर और कोरोना रेडिएटा की कुछ सेल्स आ जाती हैं। तो अब जब ये रिलीज़ होता है ना, तो इससे फिर सेकेंडरी oocyte नहीं होता, इसके अंदर हमारे पास और इसके आउटसाइड में हमारे पास जोना पेलुसिडा होता है, और उसके भी बाहर कोरोना रेडिएटा के सेल्स होता है। जोना पेलुसिडा जो होता है नॉन सेल्यूलर होता है, मतलब कि ए सेल्यूलर होता है, नॉन लिविंग होता है, और जो कोरोना रेडिएटा की सेल्स होती हैं ये सेलुलर होती हैं। तो फर्स्ट सेलुलर लेयर जो होती है वो कोरोना रेडिएटा की होती है, लेकिन जो फर्स्ट लेयर होती है अराउंड सेकेंडरी oocyte वो जोना पेलुसिडा होती है। अब ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन इसका कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने पढ़ा मेटाफेज 2 में इसका सस्पेंड हो रखा था, और जब तक ये ओवरी में है तब तक इसका मेटाफेज 2 कंप्लीट नहीं होगा, मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगा। इसका मियोसिस 2 कंप्लीट होगा एम्पिला रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब में। जब इसका फर्टिलाइजेशन होगा तब जा कर के इसका मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। और जनरली जब पीरियड्स आते हैं तो इसका जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तब जो इसका मेटाफेज 2 है वो कंप्लीट होता ही नहीं, मियोसिस 2 कंप्लीट होता ही नहीं। अब जब जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि स्पर्म के जो एक्रोसोम होते हैं वो जोना पेलुसिडा लेयर को तोड़ती है, एंड इसमें 3 एंजाइम्स होते हैं, हाइलुरोनिडेज एंड कोरोना रेडिएटा तोड़ने वाली एंड ऑल। तो
ये जब उसको तोड़ती है ना तो इसमें 2 टाइप के मैसेजेस आते हैं, एक होता है फास्ट ब्लॉक और एक स्लो ब्लॉक। ये आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। फास्ट ब्लॉक मतलब डीपोलराइज हो जाता है सोडियम गेटेड चैलेंज का, तो सोडियम का इन्फ्लक्स हो जाता है और वो थोड़ी देर के लिए नॉन पोलराइज हो जाता है, डीपोलराइज हो जाता है, ठीक है। और जो स्लो ब्लॉक होता है इसमें कैल्शियम की लेयर्स कलेक्ट हो जाती है वहाँ पर, तो ये इतना पढ़ने का नहीं है। पढ़ने वाली बात ये है कि जैसे ही एक्रोसोम सोना पेल्यूसिडा के कांटेक्ट में आता है ऐसे चेंजेस आते हैं जिसमें ओवम सेकेंडरी oocyte के अंदर चेंजेस आता है जिसमें मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर कन्वर्ट हो जाता है एनाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर में। मतलब कि जो चीज़ पहले मेटाफेज को प्रमोट करी थी मेटाफेज 2 को, वो अब एनाफेज को प्रमोट करे ताकि आगे का और हो, आगे का प्रोसेस हो। अब देखो कॉर्पस ल्यूटम को हम येलो बॉडी कहते हैं, ये दोनों को सिक्रीट करती है। किस किस को? तो ये ईस्ट्रोजन के भी सिक्रीट करती है एंड प्रोजेस्टेरॉन को भी सिक्रीट करती है, तो ये हम लिख लेंगे। और जो कॉर्पस एल्बिकैन्स होती है ये वाइट बॉडी होती है। अब कॉर्पस ल्यूटम का ना मेंटेनेंस एलएच के पास होता है, 14 दिन के लिए वो मेंटेन करता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये 3 महीने तक रहता है। तो पहले 14 दिन तक तो एलएच ही इसको मेंटेन करता है, लेकिन बाद में बाकी के जो 3 महीने होते हैं, बाकी के जो दिन होते हैं उसमें इसको एचसीजी मेंटेन करता है। और एचसीजी फीमेल के यूरिन में भी पाया जाता है, तो उससे हम ग्रेविडेक्स टेस्ट करते हैं। फीमेल की जो यूरिन में ये इसकी प्रेजेंस ग्रेविडेक्स टेस्ट को बताती है। एंड उसके बाद एलएच इन प्रेजेंस इन यूरिन फर्टिलिटी को बताता है, कितनी विमेन मतलब उसका ओव्यूलेशन चल रहा है कि नहीं।